एक अच्छा टीचर वो होता है जो किताबों से नहीं, दिल से पढ़ाता है। एक अबोध बालक को अपने ज्ञान से सोना बना देता है। जय श्री कृष्णा। मैं वर्षा चौहान, विजन स्पार्क द टॉक शो दिल से दिल की बातों में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि विजन स्पार्क द टॉक शो में हम अलग अलग फील्ड के महारथियों से आपको रूबरू करवाते हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही शिक्षक से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने ज्ञान से कई अबोध बालकों को सोने जैसा बना दिया है, जिनका नाम है रीना पाटिल जी। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ ज्ञानोदय महाविद्यालय। सो वेलकम रीना जी का। थैंक यू वर्षा जी, थैंक यू विजन स्पार्क, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। मैं अपनी जर्नी के बारे में बताने से पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेरा जो जीवन रहा है अभी तक का, वो बहुत ही सरल और स्वाभाविक रहा है। कोई उतार चढ़ाव मेरे जीवन में नहीं आए, ये भगवान की कृपा और बड़ों का आशीर्वाद रहा है। मैंने अपने जीवन में बस कुछ चुनौतियों का सामना किया, कुछ संघर्षों का डटकर सामना किया और आज इस मुकाम पर पहुंची हूँ। मैंने अपने जीवन में ऊंचाइयों पर जाने के लिए जो सपने खुद नहीं देखे, उतने मुझे मेरे परिवार वालों ने दिखाए। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ तो मेरे पति और मेरे फादर इन लॉ, इन्होंने मुझे पल पल पर साथ दिया और इतना हौसला अफजाई किया, इतने प्रेरक बने मेरे लिए कि मैंने अपने जीवन में असंभव चीज़ों को भी संभव कर दिखाया। मैं जब शादी हुई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 18 साल 4 महीने की जब मैं थी तभी मेरी शादी हो गई। मैंने फर्स्ट ईयर की परीक्षा दी थी और शादी के कुछ दिनों बाद ही जब परीक्षा परिणाम आया, काफ़ी अच्छा परीक्षा परिणाम था। इसको देखकर मुझसे ज़्यादा शायद मेरे फैमिली वाले खुश हुए और उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आपको अब आगे और पढ़ना है। पढ़ने का शौक़ तो मुझे शायद शुरू से ही था, लेकिन डर रही थी कि क्या मैं कर पाऊंगी। शादी के बाद रेगुलर पढ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है एक महिला के लिए, लेकिन परिवार के सहयोग से मैंने रेगुलर पढ़ाई की, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया और उसके बाद फिर मैंने अपनी फैमिली की बागडोर संभालते हुए फिर अपने प्रोफेशन में आई मैं, और मैंने ज्ञानोदय विद्यालय को अपने स्कूल के रूप में चुनकर वहाँ पर कार्य किया। अभी फ़िलहाल मैं वहीं पर प्रिंसिपल पोस्ट पर हूँ। मुझे वहाँ पर 17 साल हो गए हैं। एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि वहाँ पर जो मेरी मैडम है, डायरेक्टर मैडम कह सकती हूँ उनको, वो उन्होंने मुझे इतना सहयोग दिया कि वहाँ पर रहते हुए भी मैंने अपने कार्य को करते हुए निरंतर पढ़ाई की। 2010 में मैंने वहाँ एमएड किया, उसके बाद 2019 में एजुकेशन में पीएचडी की और आज उन्हीं के कॉलेज में प्राचार्य पद पर हूँ। क्या बहुत खूब रीना जी। 17 साल आपने एक ही संस्था को दिए हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी उपलब्धियां भी कई रही होंगी। हाँ, निश्चित तौर पे मैंने कुछ शिक्षा जगत में जो कार्य किए होने चाहिए, तो उसके लिए मैंने कुछ रिसर्च पेपर अपने पब्लिश करवाए। 2010 में जब मैंने एमएड किया, उसके बाद से ही मुझे जज्बा था कि कुछ न कुछ मुझे रिसर्च में काम करना है। तो मेरे 21 जो पेपर है, नेशनल इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हो चुके हैं। 2018 में इंटरनेशनल कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे ऑफर आया था और मैंने दुबई में अपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, वहाँ पेपर प्रेजेंट किया। देन 2019 में सिंगापुर में मैंने पेपर प्रेजेंट किया हुआ है, वहाँ पे भी मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद कोविड-19 जो पैंडेमिक समय था, उसमें मेरे टर्की में मैंने एक विषय विशेषज्ञ के रूप में वहाँ पर अपनी पेपर को प्रेजेंट किया था और वो काफ़ी सराहनीय रहा। तो इस तरीके के मैंने कुछ शिक्षा जगत के लिए कार्य किए। साथ ही आपको बताना चाहूँगी कि मेरा शिक्षा के साथ साथ दूसरी भी कुछ एक्टिविटीज़ में मुझे अच्छा लगता था करना। तो मैंने 2021 में मिसेस इंडिया दीवास कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया था और वहाँ मुझे मिसेस इंडिया 2021 ऑलराउंडर का खिताब मिला। क्या बात है, मतलब हम एक बहुत बड़ी हस्ती के साथ अभी बैठे हैं, खूबसूरत हस्ती। रिसेंटली मैंने साड़ी कल्चर जो हमारी देश की परंपरा है, जिस साड़ी कल्चर को भी मैंने वहाँ पर
रिप्रेजेंट किया और वहाँ पे मुझे मिसेस एनर्जेटिक का खिताब मिला था। वाह, हम भी बहुत एनर्जेटिक हो गए मैम। तो इस तरीके की बस मेरी यात्रा रही है। क्या बात है। आगे भी मुझे ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिला तो हम बिल्कुल भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप ऐसी ही ऊंचाइयों को लगातार हासिल करते रहें। थैंक यू। रीना जी, इतने समय से आप शिक्षा विभाग में हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि इतने लंबे समय से आपने स्कूल के बच्चों को भी देखा है, कॉलेज के बच्चों को भी देखा है, तो पहले की शिक्षा प्रणाली और अब की शिक्षा प्रणाली में आप क्या अंतर महसूस करती हैं? अगर शिक्षा प्रणाली की बात करें तो अभी लेटेस्ट की छोड़ के अगर हम पुराने अतीत समय की भी बात करें तो सबसे पहले जैसे हम वैदिक काल की बात कर लें तो वैदिक काल में जो शिक्षा का स्तर था या प्रणाली थी हम कहते हैं वो बहुत अलग थी। तो शिक्षा जो है मतलब शिक्षा का जो एस्पेक्ट होता है वो समय के अनुसार बदलता रहता है। बिल्कुल सही बात। उस समय जो शिक्षा की स्वरूप था या शिक्षा का हम कह सकते हैं गुरुकुल हुआ करते थे और कुछ विशिष्ट लोगों को ही वहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होता था। अच्छा। प्राथमिक शिक्षा मिलती थी उन्हें और उसके बाद उसमें से कुछ ही जो गुरुजन चाहते थे उन विशिष्ट बच्चों को लेकर आगे की शिक्षा उन्हें दी जाती थी। उसके बाद समय बदलता गया, आवश्यकताएं बदलती गई, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो फिर उसके बाद बौद्ध युग आया। जो बौद्ध शिक्षा की बात है वहां से हम ये कह सकते हैं कि वो आधुनिकरण का रूप ले चुका था। अच्छा। उसके अंदर शिक्षा का स्तर बढ़ा और वो सभी के लिए शिक्षा का स्वरूप लेकर आए, लेकिन आवश्यकता के अनुसार मैंने जैसे आपको बताया कि स्वरूप बदलता रहता है और शिक्षा प्रणाली को बदलना आवश्यक हो जाता है। और वैसे ही फिर हम जब मिशनरी की बात करें तो मिशनरी जब आए और तब हमारे शिक्षा में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आज की जो शिक्षा है वो 3 स्तर की हो गई है जी। पहले की शिक्षा जैसे अभी हमने बात की कि 2 स्तर में ही सीमित रह गई थी। अभी की जो शिक्षा है उसमें प्राथमिक स्तर, माध्यमिक स्तर और उच्च माध्यमिक या हायर सेकेंडरी हम बोल सकते हैं या हाई स्कूल की बात कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि आज की जो शिक्षा प्रणाली है वो आज की सामाजिक परिप्रेक्ष्य को, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को, आर्थिक परिप्रेक्ष्य को या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को रखते हुए नई जो प्रणाली है वो उसके स्तर पर। तो क्या ये आप से संतुष्ट हैं इस शिक्षा प्रणाली से जो आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली है जिसमें आप और हम सब पढ़े भी हैं और अपने बच्चों के साथ में उसका सामंजस्य बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इसमें एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगी कि अभी हम जो लेटेस्ट शिक्षा की बात कर रहे हैं NEP 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी जब हम आज के समय में जब हमारे सामने आ रही है तो हो सकता है कि उससे हमारे जो शिक्षा प्रणाली है उसमें बहुत चेंजेस आएंगे। अगर यही NEP आने के पहले आप मुझसे ये क्वेश्चन करते तो मैं जरा भी संतुष्ट नहीं थी इस शिक्षा प्रणाली से। बिल्कुल सही। तो नई शिक्षा प्रणाली जो अभी आ रही है न्यू एजुकेशन पॉलिसीज, इसमें हमारी गवर्नमेंट कहें, हमारे बहुत सारे शिक्षाविद जो लोग हैं इसमें लगे हुए हैं लगातार, और लगातार लगने के साथ साथ उसमें कुछ न कुछ चेंजेस आप देखेंगे और वो हमारे तकनीकी शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा के लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अभी की जो शिक्षा प्रणाली भी वापस नई आई है तो इसमें हम अपने बच्चों का भविष्य और उज्जवल देखेंगे डेफिनेटली। क्या बात है। रीना जी, महिला सशक्तिकरण का मूल मंत्र आपकी नजर में क्या है? शिक्षित नारी, समृद्ध समाज, समृद्ध समाज, विकसित देश। इस बात से ही आपको जैसे कि स्पष्ट हो रहा होगा कि नारी जो शक्ति है उसका शिक्षित होना सबसे सर्वप्रथम जरूरी है। बिल्कुल। जैसे ही वो शिक्षित होती है उसको अपने अधिकार, अपने कर्तव्यों को पता लगता है। जब उसके अधिकार, उसके बारे में उसको पता होता है तो वो जीवन में बहुत कुछ सकारात्मक कर सकती है। बस महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है उसे अपने आसपास जो वातावरण मिलना चाहिए वो समय समय पर उसे मिलता रहे। और ऐसा नहीं है कि नारी जो है वो कुछ कर नहीं सकती है। बहुत सी नारियों ने अपना, आज बहुत हमारे सामने उदाहरण है, भारत देश की कई विदुषियाँ महिलाएं हैं जिन्होंने अपना और अपने देश का नाम रोशन किया है। बिल्कुल। नारी शक्ति के बारे में अगर हम बात करें, हम स्वयं अपने उदाहरण को भी ले सकते हैं। मैंने जैसा कि बताया कि मैं खुद भी बहुत छोटी उम्र में मेरी शादी हो गई और उसके बाद आज तक मैंने अपनी निरंतर शिक्षा चालू रखी। इसको निरंतर मैं अपने प्रयास के साथ, तो मुझे अपने आप से ही एक उदाहरण आपको देने के लिए मिल रहा है कि नारी सशक्तिकरण अगर
स्वयं के अंदर है, स्वयं महिला चाहे तो वो किसी भी मुकाम को हासिल कर सकती है। क्या बात। जैसे मैं शिक्षा जगत में हूँ, काफ़ी सालों से 17 सालों से मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन जैसे ही मेरा मन हुआ और मुझे कुछ दूसरी फील्ड में भी मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं। ऐसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको जैसे बताया कि मैंने फैशन शो में भी पार्टिसिपेट किया, मिसेस इंडिया इंटरनेशनल में भी अपने आप को रिप्रेजेंट किया, साड़ी कल्चर में भी मैं जाके स्टेज पर कैटवॉक किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि महिला को अपने अधिकारों के साथ साथ अपने स्वयं की खुशी के लिए जो उसे करना है अगर करने दिया जाए तो शायद मैं मानती हूँ कि महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता है। साथ ही बहुत सारे ऐसे उदाहरण हमारे सामने हैं जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों, उनके कर्तव्य या उनके अनुरूप कार्य करने दिया जाए तो वो कभी भी पुरुषों से कम नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब। आपने महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बढ़िया उदाहरण खुद का भी दिया है और साथ में आपने बात करते समय ये कहा कि आपने फैशन शोज भी किए हैं, है ना, तो परिधान से संबंधित आपने बहुत सारे शो करे। तो उस ड्यूरेशन में आप एक एडुकेटर हैं, है ना, समाज हमें एक एजुकेशन की नज़र से देखता है कि आप प्रिंसिपल हैं। तो जब आप इस फैशन शो में पार्टिसिपेट करने गए तो क्या आपको कोई परेशानी है? हालांकि परेशानी बहुत बड़े स्तर पे नहीं आई क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जैसे अगर मैं एक्सेप्ट करती तो मेरे लिए शायद वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हम एक एजुकेटर हैं और प्रिंसिपल पोस्ट पे बैठे हुए हैं, हमारे इर्द गिर्द काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और हम एक आदर्श मान के लोग हमें ये कहते हैं कि आप तो एक आदर्श हैं, बच्चे क्या सीखेंगे। तो मैं यह बताना चाहती हूँ कि किसी भी फैशन शो या किसी और फील्ड में या कहीं पर कैटवॉक करने से आदर्शों में कुछ कमी नहीं होती है। ये तो सिर्फ सोच की बात होती है और मैं तो ये मानती हूँ कि आप अगर प्रिंसिपल हैं तो आपके पास मल्टीपल टास्क होना चाहिए। आप बहुत सारे बहुमुखी प्रतिभा के धनी होना चाहिए कि क्योंकि हमारे पास जो बच्चा आता है, जो स्टूडेंट हमारे बीच से गुजरते हैं, वो सिर्फ एक टीचर ही नहीं बनता है, किसी भी फील्ड में जा सकता है। तो हम उसके लिए किसी भी फील्ड के आदर्श बने जा सकते हैं। तो मेरा तो ये मानना है, कुछ लोगों के व्यूज थे कि शायद प्रिंसिपल है तो इन्हें मिसेस इंडिया में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मेरे परिवार का मुझे पूरा सपोर्ट था और जब मैं मिसेस इंडिया ऑलराउंडर का खिताब लेकर आई तब मुझसे सभी हैप्पी थे और मुझे अप्रिशिएट किया। क्या बात तो इस समय के साथ सोच चेंज हो जाती है। जैसे कि आप अलग अलग फील्ड में हैं तो आपके आदर्श कौन हैं? अगर शिक्षा जगत के आदर्श की बात करें तो कोई एक तो आदर्श हो नहीं सकता क्योंकि शिक्षा जो है बहुमुखी प्रतिभा की धनी होती है और शिक्षा का मूल मंत्र होता है सर्वांगीण विकास। बिल्कुल। तो हम शिक्षा को तो एक आदर्श के रूप में किसी एक व्यक्ति पर नहीं कर सकते हैं। अगर हम आध्यात्म की बात करें या हम धर्म की बात करें तो स्वामी विवेकानंद का नाम हमारे सामने आ जाएगा। बिल्कुल सही है। अगर हम बुनियादी शिक्षा की बात करें तो हमारे सामने गांधी जी का चेहरा आता है। अगर हम प्रकृति की बात करें, हम किसी साहित्यिक चीज की बात करें तो हमारे सामने रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। क्या बात है। तकनीकी शिक्षा की बात करें तो हमारे सामने तो अब्दुल कलाम जी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम। तो शिक्षा जगत में किसी एक आदर्श को हम साथ में नहीं ले सकते हैं। बहुमुखी प्रतिभा उसमें होती है और बहुमुखी विद्वान हमारे सामने हैं। हम अगर वैज्ञानिक शिक्षा की बात करें तो वैज्ञानिक शिक्षा आज की सबसे ज़्यादा आवश्यक शिक्षा हो गई है। तो उसकी भी अलग अलग बहुत सारे हमारे पास, जैसे प्रोफेसर यशपाल जी हैं, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन हम काफ़ी अच्छा मान सकते हैं क्योंकि 1986 में जब हमारे पास शिक्षा नीति आई थी तब से लेकर अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें जो हम ले रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, लेकिन वो बेस तो हमें वहीं से मिला है। तो शिक्षा जगत में ऐसे विद्वान हमारे साथ रहे हैं और मैं तो सभी को अपना आदर्श मानती हूं। क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। रीना जी, अब मुझे आप ये बताएं कि जैसे अभी कई बार ये देखा गया है कि जो बच्चे 10th क्लास में सब्जेक्ट ले लेते हैं 12th तक तो वो कंटिन्यू करते हैं, लेकिन 12th के बाद में भी वो फिर एक कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हमें किस और जाना है। कई बार ये हमने देखा है कि कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स आर्ट पे आ जाते हैं, बिल्कुल ठीक है ना, और साइंस वाले स्टूडेंट्स कॉमर्स ले लेते हैं। तो इस तरह की ये जो मानसिक स्थिति है इसको सुधारने के लिए आप क्या सलाह देंगे?
देखिए, इस तरीके का जो बच्चों में चेंजेस आते हैं जी। ये एक नॉर्मल बात थी। और ये बच्चा जब 15-16 साल की उम्र में 9th और 10th में आता है तब तक उसके ड्रीम अलग होते हैं। कई बार वो सोचता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या बड़े सपने देखता है। लेकिन जब रियलिटी के साथ तरफ जाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर चेंजेस आते हैं। तो मैं या आप इसमें आप कुछ ना करके, हम जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि नई शिक्षा नीति ने इन सारे आपके सवालों के जवाब दे दिए शायद। बिल्कुल। क्योंकि अब जो 10th के बाद बच्चा 11th में जाएगा तो उसको इतनी सारी चॉइसेस रहेंगी कि वो मैथ्स के साथ बायो ले सकता है। बायो वाला बच्चा मैथ्स से बायोटेक्नोलॉजी से अलग फील्ड में जा सकता है। या फिर हम इस तरीके की बात करें तो मैंने उसके कोर्सेज के बारे में जब पता किया हुआ है तो उसमें कुछ ट्रेडिशनल कोर्स भी साथ साथ दिए हुए हैं। अच्छा। जिससे कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा जीवित रहेगी। साथ में अगर वो साइंस लेने के बाद भी किसी कला में जाना चाहता है, कोई और संगीत में जाना चाहता है, तो उसके पास वो भी, मतलब नई शिक्षा प्रणाली की जो उन्होंने सिलेबस बनाया है, जो तैयार किया है, इट मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन बहुत ही परिपक्व है, और पहले के टाइम से अब का, हाँ जी, परिवर्तन ज्यादा सुखमय है। बिल्कुल है, क्योंकि बच्चे की मानसिक स्थिति उस समय परिपक्व नहीं होती है ना। वो चाहता है कि मैं ये करूंगा, लेकिन सपोज नहीं कर पाता है तो उसके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाएंगी। जी, पहले के टाइम से चॉइस कम थी और अब की शिक्षा प्रणाली में इस चीज को बहुत ज्यादा विस्तृत कर दिया गया। तो डेफिनेटली उसको, बच्चे को उसका लाभ मिलेगा और वो किसी भी और भी फील्ड में अपनी हुनर को बता सकता है। मतलब जैसे आपने कहा कि हमारे पारंपरिक को भी नहीं छोड़ना है, हाँ, और साथ साथ में आधुनिकता को भी नहीं छोड़ना है। इन दोनों का सामंजस्य बनाते हुए अपने व्यक्तित्व को और अच्छे से निखारना। बिल्कुल। जैसे परंपरागत शिक्षा की बात करें तो हमारे देश की संस्कृति, देश की परंपरा, देश के रीति रिवाज, बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम अछूता नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा, है ना। क्योंकि हमारे देश का बच्चा हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा को समझेगा तो उसमें एक सद्भावना अच्छी रहेगी, आपस में वो मिलजुल कर रहेगा। लेकिन हम इससे भी नहीं नकार सकते हैं कि जो आधुनिक शिक्षा है, क्योंकि आधुनिक शिक्षा में वैज्ञानिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, बहुत सारे आविष्कार, अन्वेषण हो रहे हैं, तो वो भी हम अछूता इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हमें विश्व के साथ दौड़ लगाना है। तो ये दोनों ही चीजों का सामंजस्य बना के चलना है। और बिल्कुल बच्चा किसी न किसी फील्ड में बहुत अच्छा अपनी लाइफ को बना सकता है। बहुत अच्छी आपकी इतनी प्रेरणाजनक बातों से मुझे उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को बहुत सीखने को मिलेगा। आप एक प्रेरणा स्रोत बनेंगी कि जब एक शिक्षिका होकर अलग अलग फील्ड में अपना नाम रोशन कर सकते हैं, तो जब मैम कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी सक्सेस स्टोरी हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी।